सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस स्पेशल वीडियो में एक विशेष ग्रांट इन्फॉर्मेशन के साथ। जी हां, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ग्रांट एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूं जिसमें हमारे तमाम एनजीओज़ जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको 100% चांसेस हैं ग्रांट मिलने के, ग्रांट रिसीव होने के, बशर्ते ग्रांट को सही तरीके से समझकर और फिर इसके लिए अपना आवेदन अगर आपने प्रस्तुत किया है तो। और आज की ये ग्रांट विशेष रूप से जो है लाभकारी होने वाली है हमारे उस पूरे बैच के लिए, जो बैच 31 मई को हमारी जो CSR की वर्कशॉप थी उसके अंदर जिन साथियों ने प्रपोज़ल राइटिंग हमारे साथ सीखी है उनके लिए ग्रांट और ज़्यादा विशेष होने वाली है। चलिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको इस वीडियो के दौरान कि हमारे उस बैच को कहां पर इसमें बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। तो चलिए, मैं इसकी अधिक जानकारी के लिए लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कंजर्विंग एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन पर फोकस्ड आपका कोई प्रपोजल है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी सोशल कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट की ग्रांट सीधा आपके खाते में आएगी। क्या करना है, ध्यान रखिएगा, प्रपोजल की जो वैल्यू है अगर 50 लाख रुपए तक है तो जो भी इस अथॉरिटी के फंक्शनल डायरेक्टर्स की जो कमेटी है वही इस पर जो है डिसीजन ले लेगी। अगर आपका प्रपोजल 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का है तो जो इसके लिए CSR बोर्ड है वो इस पर फैसला लेगा। और अगर आपका प्रपोजल 2 करोड़ से ऊपर का है तो RINL का जो बोर्ड है BSc CSR का वो इस पर जो है उसकी रिकमेंडेशन की आवश्यकता होगी। तो जो है RINL की हम बात करते हैं, ये है फंडिंग एजेंसी का नाम। जी हाँ, फंडिंग एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको इसके नेक्स्ट सेशन पर जहां हम इस ग्रांट के एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को जो प्रपोजल आपको देना है वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को देना है, जिसका कॉर्पोरेट CSR का जो डिपार्टमेंट है उसमें आपकी फाइल जो है सबमिट होगी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ माध्यम से, दोनों माध्यमों से। राइट, आपको मेल भी करना है और आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको पोस्ट भी करने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है प्रोजेक्ट टाइटल का, उसके बाद एजेंसी का नाम यानी कि आपकी संस्था का नाम, देन आफ्टर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। राइट, ये कंप्लीट करने के बाद आपका फर्स्ट जो सीरियल नंबर है वहां पर आता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पैन नंबर। राइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है डिस्क्लोज करनी है। फॉर्मेट ये जो दिया गया है इस फॉर्मेट में आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन रेडी करनी है। तो जगह आपको लगता है कि यहाँ पर कम पड़ी हुई है तो सेम इसको एज इट इज़ आपको जो है टाइप करवाना है और इसमें इसके जवाब इंक्लूड करते जाना है। फिर आपको देना है पॉइंट 1.3 जिसमें संस्था जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ना क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं आपको, संस्था का पिछला 5 साल का अनुभव होना चाहिए। जो पिछली 3 साल की टर्नओवर हैं, लास्ट 3 ईयर की जो भी टर्नओवर हैं उसमें से किसी भी एक साल में, राइट, कम से कम जो है पिछले 3 साल की जो टर्नओवर है वो एटलीस्ट जो है 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। पिछले 3 साल का टोटल कर लीजिएगा, अगर आपका 10 लाख आ रहा है तो आप इस ग्रांट के लिए एलिजिबल हैं। एक और कंडीशन यहां पर दी गई है, अगर आपके पास कोई 20 लाख की प्रोजेक्ट वैल्यू का कोई प्रपोजल कोई प्रोजेक्ट आपके पास चल रहा था, कोई प्रोजेक्ट है आपके पास जिसकी वैल्यू 20 लाख या उससे अधिक की है, तो आपकी जो टर्नओवर है वो 100% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। राइट, यानी कि अगर आपके पास 20 लाख का प्रपोजल है तो आपकी टर्नओवर 20 लाख होनी चाहिए। आपके पास 50 लाख का प्रपोजल था, कोई ग्रांट थी आपके पास, तो आपकी जो टर्नओवर है वो 50 लाख होनी चाहिए। राइट,
तो जितने की आपके पास पहले से कोई ग्रांट दिख रही है पिछले 3 साल के अंदर, उतनी टर्नओवर आपकी दिखनी चाहिए लास्ट प्रोसीडिंग 3 ईयर के अंदर। क्लियर? चलिए जी, अब आपको यहां पर प्रोवाइड करना है आपका बैंक का नाम और एड्रेस, करंट सेविंग अकाउंट नंबर ऑर्गेनाइजेशन का या ट्रस्ट का, राइट, जो भी है आपकी, आईएफएससी कोड भी देना है, एमआईसीआर कोड भी देना है, और मोड ऑफ ट्रांसफर भी बताना है आपको कि आपको जो ग्रांट का अमाउंट दिया जाएगा वो किस मोड से दिया जाए, ईसीएस के माध्यम से। अगर ईसीएस के माध्यम से लेना है आपको तो ईसीएस का एक मैंडेट फॉर्म होता है बैंक से, वो आपको लेना होगा और इसके साथ डिस्क्लोज करना होगा। अगर आप एनईएफटी या आरटीजीएस चाहते तो यहां पर आप क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके साथ ही मोड ऑफ ट्रांसफर एनईएफटी ऑब्लिक आरटीजीएस, तो उसके लिए आपको मैंडेट फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ध्यान रखिएगा यहां पर मैंडेट फॉर्म की आवश्यकता किसको पड़ने वाली है। अगर आपके प्रपोजल में जो है स्टेप बाय स्टेप खर्चे आ रहे हैं, यानी कि पहले तिमाही में वही रिकरिंग अमाउंट है वो खर्च होना, उसके बाद आपको नॉन रिकरिंग अमाउंट की आवश्यकता है, तो आपको ईसीएस का ही ऑप्शन टैग करना है, उसमें आरटीजीएस या एनईएफटी टैग मत कीजिएगा, राइट। चलिए, वन टाइम पेमेंट अगर आपकी है प्रपोजल की, यानी कि प्रपोजल के अंदर जो वैल्यू है आपकी वो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग वन टाइम में ही स्पेंड होनी है, उसी समय नॉन रिकरिंग अमाउंट भी स्पेंड करना है और उसी समय आपको जो है रिकरिंग अमाउंट भी स्पेंड करना है, तो उस केस में ही केवल आप जो है एनईएफटी और आरटीजीएस को टैग कीजिएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा यहां पर जो आपकी कॉपी ऑफ बायोलॉज है, मेमोरेंडम का मतलब सेक्शन 8 के लिए मेमोरेंडम हो गया, आपके लिए हो गया बायोलॉज, राइट। आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं इनकम एक्सपेंडिचर के साथ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की, वो आपको अपने सीए से अटैच करवा कर ही इसमें डिस्क्लोज करनी है। क्लियर है? आपको लिस्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, जो संस्था के बोर्ड डायरेक्टर्स हैं या एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं, उसकी जो है लिस्ट आपको देनी है, जिसमें उनके एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हों, तो रिवाइज्ड बॉडी टू बी सबमिटेड, राइट। तो आपको इसमें लिस्ट जो है डिस्क्लोज कर देनी है। इंप्लीमेंटेशन या एक्रीडेशन बाय एनी गवर्नमेंट या स्टेचुरी बॉडी, किसी भी स्टेचुरी बॉडी या गवर्नमेंट बॉडी के साथ अगर आपका इम्पेनलमेंट है तो आपको उसकी डिटेल यहां पर प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज इसको येस और नो में क्लिक कर देना है, राइट। यहां पर सीएसआर ग्रांट या एनी अदर फंड रिसीव करा है आपने किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से, पीएसयू बॉडी से, राइट, या क्वासी गवर्नमेंट से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपके पास कोई सिमिलर प्रपोजल या ग्रांट आपने रिसीव करी है तो ही इसको यस करना है। सीएसआर अगर ले रखा है उसको यहां पर यस मत कर देना, सॉरी, ये सीएसआर जो यहां पर दे रखा है वो भी आपको जो है इंक्लूड है इसी में। तो सीएसआर अगर कोई ले रखा है आपने सिमिलर प्रपोजल्स पर, या कोई गवर्नमेंट ग्रांट ले रखी है आपने सिमिलर प्रपोजल्स पे, सिमिलर प्रपोजल्स का मतलब ये नहीं कि इस प्रपोजल पर, सिमिलर प्रपोजल्स का मतलब है ऐसे ही किसी और प्रपोजल पर अगर आपने कोई और ग्रांट ले रखी है तो उसके बारे में यहां पर यस और नो टिक करना है। वेदर एनी मेंबर ऑफ द एनजीओ या ट्रस्ट हैव एनी ऑफिशियल डीलिंग विद आरआईएनएल, क्या आपके किसी मेंबर की या किसी साथी की कोई ऑफिशियल डीलिंग है जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ में, तो यस और नो टिक कर देना है। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग एनी पेंडिंग लीगल डिस्प्यूट, आपके बेनिफिशियरी ने आपके ऊपर कोई मुकदमा लगाया हुआ है, कोई शिकायत की हुई है आपके खिलाफ, या कोई इंक्वायरी बैठी हुई है, लाइक आपके नाम पर कोई फ्रॉड केस रजिस्टर्ड है, आपकी संस्था ने कोई चीटिंग कर ली है, या आपकी संस्था ने कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया हुआ है, या कोई एक्सप्लॉयटेशन किया है बेनिफिशियरी का और उसका कोई जांच, कोई केस, कोई मुकदमा, इवन देन कोई लीगल शिकायत भी आपके खिलाफ पेंडिंग है, इंक्वायरी जिसमें चल रही हो, वो भी अगर आपके ऊपर है तो आपको यहाँ पर यस या नो में उसका जवाब जरूर देना है। और ऐसी किसी भी स्थिति में आपको ये ग्रांट नहीं मिलेगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी आवेदन मत कीजिएगा अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई भी जो है केस वगैरह पेंडिंग है या फिर आपके खिलाफ ऐसी कोई जांच जो है पेंडिंग है। संस्था किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी पीएसयू या किसी फंडिंग एजेंसी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, इसका आपको यहाँ पर जवाब देना है। ऑनरशिप ऑफ द क्रिएटेड असेट्स टिल डेट, ध्यान दीजिएगा ये जो ऑप्शन है बताया गया था प्रपोजल राइटिंग की क्लास में भी कि जितने भी आपके असेट्स होते हैं, संस्थाएं जो भी असेट्स क्रिएट करती हैं उसकी ऑनरशिप आपको बतानी है टिल डेट, यानी कि आज की डेट तक संस्था के पास कितने रुपए के असेट्स अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। यानी कि अगर संस्था के नाम पर कोई स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, कोई जमीन पड़ी हुई है, कोई बस ले रखी है, कोई गाड़ी है संस्था के नाम पर, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर जो है डिस्क्लोज करनी है। अंडरटेकिंग देना है
कि आप जो CSR का बेनिफिट मिलेगा, आपको जो भी आपको ये पैसा मिलता है प्रोजेक्ट का, उसको आप किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी रिलीजियन प्रोपेगेंडा के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी धार्मिक उन्माद या किसी भी प्रकार के पर्सनल एजेंडा के प्रमोशन के लिए आप उस पैसे का यूज़ नहीं करेंगे। इसका एक आपको जो है कंसेंट लेटर देना है, जिसको साथ में डिस्क्लोज किया जाना है, राइट। वेदर ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट इज एग्जेम्प्टेड अंडर 12A और ATG, क्या संस्था के पास 12A ATG है, वो आपको यहां पर जवाब देना है, राइट। डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड अंडर एग्जीक्यूशन, जो भी आपको प्रोजेक्ट यहां पर देना है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, आपके ऑब्जेक्टिव्स, लोकेशन एंड टाइम शेड्यूल क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, फंडिंग एजेंसी का नाम भी यहां पर आपको डिस्क्राइब करना है। तो फंडिंग एजेंसी के आप जो है नाम में यहां पर मेंशन कर सकते हैं विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, राइट, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, राइट। चलिए जी, ये आपने यहां पर डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद आते हैं इसके पार्ट 2 पर। क्या कोई अदर एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी जो है इसमें पार्टनरशिप में है आपके साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसका जवाब आपको अगर देना है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर है तो डॉक्यूमेंट उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, राइट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल या स्कीम इन डिटेल, इस प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहां पर आपको देना है। अब आपको प्रोवाइड करनी है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट बेसलाइन सर्वे, प्रोजेक्ट के बेसलाइन सर्वे की नीड क्या रही है आपकी, नीड असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट भी आपको यहां पर देनी है। अब जिन साथियों ने 31 मई को हमारी उस स्पेशल 5 दिन की वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए चीज़ बच्चों का खेल है, उन्हें पता है कि नीड असेसमेंट या स्टडी रिपोर्ट कैसे रेडी करनी है, कैसे सर्वे करना है, किस चीज़ के लिए करना है, राइट। तो आपकी वो जो रिपोर्ट है नीड असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट, वो आपको सबमिट करनी है प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ में, राइट। चलिए जी, सो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू बी बेनिफिटेड फॉर द प्रपोज प्रपोजल एंड टोटल बेनिफिशियरी, किस सेक्शन को बेनिफिट मिलने वाला है आपके इस प्रोजेक्ट से, वो यहां पर आपको डिस्क्राइब करना है, और टोटल बेनिफिशरीज कितने रहेंगे वो आपको यहां पर डिस्क्राइब करना है। बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के बेसिस बताने हैं आपको, राइट। किस किस बेसिस पर आपने एस्टिमेशन निकालने हैं, लाइक एस्टिमेशंस क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, लाइक हमने HR के लिए अलग निकालना है, आपको जो है रिकरिंग अमाउंट अलग निकालना है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स अलग निकालने हैं, राइट। उसमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीज़ें अलग कर देनी है, सैलरीज अलग कर देनी है, राइट। तो बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, बजटरी कोटेशन, अगर कोई भी आप उसमें सामान ले रहे हैं या आपको किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता है जिसमें कोटेशन अगर ज़रूरत आपको लगे कि इसमें कोटेशन दी जानी चाहिए तो देंगे। देखिए, मैं किसी स्टाफ को हायर कर रहा हूं तो मुझे कोटेशन की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास 5 कैंडिडेट आए थे, ये 15,000 सैलरी मांग रहा है, वो 20,000 सैलरी मांग रहा है, नहीं। मुझे कोई जो है मेडिकल यूनिट लेनी थी, कोई वैन लेनी है, तो जाहिर सी बात है मुझे उसकी कोटेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। मार्केट का सर्वे जो आपने किया वो आपको प्रोवाइड करना है। रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द लोकल एंड पंचायत रिकमेंडेड बाय BDO और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिकमेंडेशंस या रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द लोकल्स। रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द लोकल क्या होता है, आपको बेसलाइन स्टडी सर्वे में भी बताया गया है कि जब आप सर्वे के लिए जाते हैं, किसी भी एरिया में गए हैं, ऑब्वियस सी बात है तो वहां से आपने परमिशन ली होगी, वो आपको प्रोवाइड कर देनी है। किसी भी पंचायत में, अगर आप ग्राम पंचायत में गए हैं तो BDO के रिकमेंडेशन पर गए होंगे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिकमेंडेशन पे गए होंगे आप बेसलाइन सर्वे के लिए ना, तो वो यहाँ पर आपको जो है डिस्क्लोज जरूर करना है। डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल फेज वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ CSR फंड फॉर द इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट, अब आपको शेड्यूल्स देने हैं, वही जो आपको बताया गया था जेंट चार्ट कि आपका कब कौन सा काम कितने समय में कंप्लीट होगा। फेज वाइज जो रिक्वायरमेंट है CSR फंड की वो भी डिस्क्लोज करनी है कि हमें पहली तिमाही में इतने फंड की आवश्यकता पड़ेगी या पहले महीने में इतने फंड की आवश्यकता पड़ेगी, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट की हमें आवश्यकता है जो है इसके 5वें महीने में, 6ठे महीने जब हम ये काम कर रहे होंगे, तो जिसे डिटेल्ड ब्रेकडाउन कहते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल का, वो यहाँ पर आपको ऊपर देना था, राइट। और यहाँ पर आपको जो देना है वो देना है इसका कंप्लीट कि भाई आपको इस टाइमलाइन में इतना इतना अमाउंट चाहिए, राइट। तो यहां पर स्टार्ट डेट एंड डेट के साथ या रिसोर्सेज जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके साथ आपको जो है यहां पर जानकारी देनी है। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना है, राइट, कोई
सरकारी स्कूल था उसको आप रेनोवेट करना चाह रहे हैं, कोई ग्राम पंचायत भवन था उसको आप बनवाना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं, बनवाना मतलब रेनोवेट करना चाह रहे हैं, कोई गांव के अंदर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कुछ करना चाह रहे हैं आपकी, भाई मुझे फलाने गांव में जो है एक लोगों के लिए पार्क डेवलप करना है, या कोई भी ऐसी योजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेवेंटेड हो, तो उसके लिए जो भी रिकमेंडेड या राउटेड रिकमेंडेशंस होते हैं थ्रू डीएम, ग्राम पंचायत, तहसीलदार, बीडीओ, तो वो आपको यहां पर जो है प्रेजेंट करने पड़ेंगे अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो, राइट। इन केस ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, अगर अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रिकमेंडेशन राउटेड थ्रू द कंसर्न अथॉरिटी, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रपोजल पर काम करने के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी की आवश्यकता है, तो उस रिकमेंडेड डिपार्टमेंट से आपको इसका जो भी अथॉरिटी लेटर है वो आपको रिसीव करना होगा, लेकर आना होगा और इसमें सबमिट करना होगा, राइट। चलिए जी, या विजिबिलिटी या रेसिप्रोसिटी आपको बताया गया था कि ब्रांडिंग शब्द जो मैंने यूज किया था ड्यूरिंग द प्रपोजल राइटिंग क्लास, राइट, तो ये वही है, शब्दों का अंतर है सिर्फ। रेसिप्रोसिटी या विजिबिलिटी टू RINL यानी कि जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की विजिबिलिटी कहाँ रहेगी आपके प्रपोजल के अंदर, वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। और नीचे ये जो लाइन है नीचे यहाँ पर जो डिक्लेरेशन लाइन दी गई है इसको आपको जो है एज इट इज टाइप कर देना है, नीचे आपके सील और सिग्नेचर के साथ इसको आपको संबंधित डिपार्टमेंट को शेयर कर देना है। अब किस डिपार्टमेंट को शेयर किया जाना है, कहाँ भेजा जाना है, किस मेल पर जो है इसको डाला जाना है, इससे संबंधित जानकारी के लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा हाउ टू सबमिट। क्या कमेंट करना होगा? हाउ टू सबमिट, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रोजेक्ट को, इस फंडिंग एजेंसी को कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है, इससे संबंधित एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक डिटेल गाइड आपको जो है व्हाट्सअप करा दी जाएगी। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने ये प्रपोज़ल लिखना सीखा था, प्रपोज़ल की क्लास में हमारे साथ जो है अवेलेबल थे, मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है इनको अपने बेसिस पर आप रेडी करें, और उसके लिए टीम से आप जो है समय समय पर कनेक्ट करते रहें, जिससे कि टीम आपकी प्रोग्रेस को, यानी कि आपकी प्रपोजल राइटिंग को और अदर वर्क को जो है वो ऑब्जर्व करते रहे। यानी कि हमारी द एनजीओ गुरु की प्रोफेशनल टीम के ऑब्जर्वेशन में ही हमारे उस पूरे जो बैच है उसमें जिस जिस संस्थाओं की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा होगा, उनकी एप्लीकेशन हमारी जो टीम की गाइडेंस है उसकी निगरानी में जो है ये आवेदन करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।